दूसरा जो होता है लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि ये हाइड्रोजन के अंदर जो सॉरी एक्सरे के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम है उस लाइन स्पेक्ट्रम के बनने की वजह क्या है या वो क्यों बनता है, तो उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ explanation of X-ray line spectrum बेटा। ठीक है बेटा, हमने ये बात डिस्कस की थी बेटा जब हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक्सरे का जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसके बनने की वजह क्या है या वो क्यों बनता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि ये एक्सरे का लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है बेटा। ईयर में देख लो जो मोस्ले ने इसको एक्सप्लेन किया था बेटा, ईयर मुझे याद नहीं है इसका, जिसको बेटा ये 1913 के अंदर है ये भी बेटा। और इसको बेटा लाइन स्पेक्ट्रम या इसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं बेटा। देखिए बेटा, हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक्सरे के अंदर दो स्पेक्ट्रम बनते हैं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। और हमने इस बात को एक्सप्लेन भी कर दिया था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। अब देख रहे हैं आज हम कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है बेटा। लाइन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन जो दी थी वो मोसले ने दी थी 1913 के अंदर। 1913 के अंदर मोसले ने बेटा इस बात को एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन के अंदर जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के साथ एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है वो क्यों बनता है। ठीक है, तो आप पहली पॉइंट इसके अंदर करोगे कि मोसले इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम बेटा। इसने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम को बेटा इन्वेस्टिगेट किया था जो है मोसले ने बेटा 1913 के अंदर। और उसने इसका रीजन भी बताया था और इसको जो है वो इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज भी बनाई थी या बताई थी बेटा। अब इसके अंदर बेटा मोसले ने पहली बात ये कही थी कि लाइन स्पेक्ट्रम मोस्टली consists two types of lines. One having lambda, बेटा lambda लिखी हुई है मुझे याद नहीं है, मैं देख के जो है वो लिखता हूँ कि एक की जो वेवलेंथ होती है बेटा लाइंस हैविंग lambda लेस देन बेटा 0.1 नैनोमीटर बेटा एंड others, ठीक है, two types of lines, one having lambda less than 1 nanometer and other having lambda, ठीक है बेटा, इनकी जो lambda होती है बेटा greater than 1 nanometer। ठीक है, अब एक दो रीजन लिख के मैं समझाता हूं बेटा। अब ये जो होती है बेटा इसको कहा जाता है के सीरीज और इसको कहा जाता है बेटा एल सीरीज बेटा। ठीक है, और वेवलेंथ
the lambda of K series beta is 10 times less than बेटा, ये मैं पॉइंट्स लिख के फिर आपको समझा, लेस देन लेमडा, ठीक है बेटा, एल सीरीज, ठीक है बेटा। या आप ये कह सकते हैं कि लेमडा ऑफ एल सीरीज बेटा इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ लेमडा के सीरीज, आप इस तरह भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ, या इसको बाद में बताता हूं बेटा। देखिए ये जो एक्सरे का बेटा लाइन स्पेक्ट्रम था, इस लाइन स्पेक्ट्रम को इन्वेस्टिगेट किया मोसले ने, जिस तरह से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को इन्वेस्टिगेट किया बाल्मर ने और एबर्ग ने या बाकी साइंटिस्टों ने, और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो उसमें सिर्फ बाल्मर सीरीज नहीं होती, उसके अंदर लाइमन सीरीज भी होती है, उसके अंदर पाशन सीरीज भी होती है, ब्रैकेट सीरीज भी होती है, फंड सीरीज भी होती है, मुख्तलिफ सीरीज होती है उसके अंदर। इसी तरह से जब एक्सरे के स्पेक्ट्रम को, जाहिर सी बात है एक्सरे जो होते विजिबल तो नहीं होते कि हम उनको कह लें कि वो बाल्मर होगा, ये होगा, वो होगा, तो एक्सरे का जो लाइन स्पेक्ट्रम इन्वेस्टिगेट किया मोसले ने किया 1913 के अंदर, और मोसले उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस बनती है वो दो किस्मों की बनती है। एक किस्म की लाइन को कहा गया के सीरीज, और उनकी जो वेवलेंथ को मेयर किया गया कि उनकी वेवलेंथ लेस देन 0.1 नैनोमीटर है। मींस एक्सरे के अंदर ऐसी लाइंस निकल रही थी जिनकी वेवलेंथ लेस देन 0.1 नैनोमीटर थी, जिसको के सीरीज कहा गया। उन लाइंस का जो लाइनें बनी स्पेक्ट्रम के अंदर उनको के सीरीज कहा गया। और कुछ ऐसे रेज भी निकले जिनकी वेवलेंथ ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर थी, और उनकी जो लाइनें बन रही थी उन लाइनों की को कहा गया एल सीरीज। तो आप कह सकते हैं मोसले 1913 के अंदर एक्सरे के लाइन स्पेक्ट्रम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि ज्यादातर जो एक्सरे के लाइन स्पेक्ट्रम बनता है उसके अंदर दो किस्मों की लाइंस बनती है। एक वो लाइंस बनती है जो ऐसे रेज की होती है जिन रेज की वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर से भी छोटी है, तो उन लाइंस का उसने नाम रखा के सीरीज। और कुछ लाइंस उसमें ऐसी भी बन रही थी जिनकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से बड़ी बन रही थी, तो ऐसी लाइंस को कहा गया एल सीरीज। मींस आप कह सकते हैं कि एक्सरे का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो दो चीजों पे, जो दो किस्मों का होता है मोस्टली, लेकिन कुछ ऐसे भी लिमिट्स थे या कुछ ऐसी भी कंडीशंस थी जिनके अंदर एम और एन सीरीज बन रही थी। मींस और किस्मों की वेवलेंथ्स भी लाइनें बन रही थी जिनको एम और एन सीरीज कहा गया, लेकिन ज्यादातर जो एक्सरे के स्पेक्ट्रम के अंदर के और एल सीरीज की लाइंस आ रही थी। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर एक्सरे के अंदर ऐसी लाइंस भी आ रही थी जिनको एम और एन सीरीज कहा गया। अब बात यहाँ पे ये जो है वो एक्सप्लेन करनी थी मोसले को कि ये जो हाइड्रोजन का लाइन, सॉरी, ये जो एक्सरे का लाइन स्पेक्ट्रम है, इस लाइन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें बनती हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है वो तो एक्चुअली इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से बनता है, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, और हमें पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का इसलिए बनता है क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इनर्शियल ट्रांजिशन होती है। तो लाइन स्पेक्ट्रम तो इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से बनता है। तो मोसले को ये एक्सप्लेन करना था, मोसले ने ये तो स्टडी कर दी
कि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर, जैसे बाल्मर ने ये कह दिया कि बाल्मर सीरीज बनती है, लेमन ने कहा लेमन सीरीज बनती है, इसी तरह से मोसले ने कहा कि इसके अंदर ज्यादातर दो सीरीज बनती है, वो लेस देन 0.1 नैनोमीटर वो के सीरीज होती है, और जो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होती है वो एल सीरीज, और 1 नैनोमीटर से भी और ज्यादा बड़ी हो सकती है, एम सीरीज भी बन सकती है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम जो बनता है, ये तो बनता है इनर्शियल ट्रांजिशन से। अब एक्सरे बनाते वक्त ऐसा क्या होता है कि इनर्शियल ट्रांजिशन होती है, और जिसकी वजह से एक्सरे का लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। कंटिन्यूस की तो बात सिंपल सी है कि बाहर का इलेक्ट्रॉन आता है, कंटिन्यूसली डिसिलेट होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सिंपल सी बात। अब हमें ये देखना है कि अगर एक्सरे के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, और मोसले ने ये भी बता दिया कि उसमें जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो दो किस्मों की लाइनें बनती है, तो अब हमने ये देखना है कि ये लाइन स्पेक्ट्रम तो हमेशा इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से बनता है, तो जब एक्सरे पैदा होते हैं तो इनर्शियल ट्रांजिशन कहाँ पे होती है? इनर्शियल ट्रांजिशन किस चीज के अंदर होती है जिसकी वजह से एक्सरे का लाइन स्पेक्ट्रम बनता है? तो बेटा इसको अब हमने डिस्कस करना है बेटा। अब इसका मैं रीजन लिखता हूं, फिर इसको डिस्कस करता हूं। लाइन स्पेक्ट्रम, line spectrum is formed due to inner shell transition, inner shell transition of atoms of target material. Mostly introduced 39 elements in target metal, target material from एल्यूमिनियम टू गोल्ड है। मेरे ख्याल में बेटा इनके एलिमेंट्स के नेम में लिखे हुए हैं बेटा, एल्यूमिनियम टू गोल्ड बेटा। And concluded that line spectrum depends upon nature of target material, nature of target material, and बेटा मैं इसको ऊपर लिखता हूं बेटा, it is independent of एक्सीलेटिंग पोटेंशियल बेटा, ठीक है। और लाइन स्पेक्ट्रम also matches with, ठीक है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम also matches with atomic spectra of those elements, ठीक है बेटा। आप इसको इस तरह से यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा बेटा, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ, फिर ये चीज आप खुद ब खुद समझ जाओगे बेटा। मोसले ने ये स्टडी किया कि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर के और एल सीरीज होती है। मोसले ने क्या किया कि टारगेट मटेरियल जो होता है ना, जिसमें हमने देखा था कि पुलिस ट्यूब के अंदर टारगेट मेटल इस्तेमाल करते हैं, तो मोसले ने टारगेट मेटल को तब्दील किया और उसने इस तरह से
ट्यूब लिया और ट्यूब के अंदर बेटा इसको जो इसलिए बेटा इस तरह से टारगेट अब ये इस तरह से इसने एक्सपेरिमेंट 39 एलिमेंट्स के ऊपर किया, गोल्ड से लेकर एल्यूमिनियम तक जो 39 एलिमेंट्स है, बीच में जो 39 एलिमेंट्स सिलेक्ट करके इसने रखे, लेकिन तो ये एक इंटरेस्टिंग नतीजे पे पहुंचा कि जब एक्सीलेटिंग पोटेंशियल से और टारगेट के नेचर को तब्दील करते हैं और डिपेंड करता है। लेकिन इसने देखा लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो चेंज हो रहा है। अब लाइन स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है, इसका मकसद है लाइन स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करता है? लाइन स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है टारगेट मटेरियल की नेचर पे। अब टारगेट मटेरियल की नेचर पे जब बनता है तो इसने देखा कि जो गोल्ड के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम बनता था वो गोल्ड लाइन स्पेक्ट्रम स्विच कर रहा था, और जो एल्यूमिनियम के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था वो लाइन स्पेक्ट्रम जो था वो किससे मैच कर रहा था? वो मैच कर रहा था एल्यूमिनियम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के साथ। इसका मतलब है कि अगर एक्सीलेटिंग कोण आप सेम रखते हो और टारगेट मटेरियल आप तब्दील करते हो तो उसकी वजह से स्पेक्ट्रम बनता है। उस स्पेक्ट्रम के बनने की वजह जो है वो टारगेट मटेरियल के अंदर इनर्शियल ट्रांजिशन होती है, क्योंकि टारगेट मटेरियल के अंदर जब बाहर का इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, और टारगेट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइट और डी एक्साइट होने की वजह से टारगेट मटेरियल में से रेज निकलते हैं इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसके अंदर एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इस नतीजे पे पहुंचा कि असल में होता ये है। इस तरह से अब थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ बेटा। असल में होता ये है कि ये जो टारगेट मेटल होता है बेटा, मैं इसको बेटा थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इस तरह से। सपोज करें बेटा ये जो टारगेट मेटल है, ठीक है, इस टारगेट मेटल के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से आता है ना बेटा, तो सपोज करें जो टारगेट मेटल के अंदर बेटा, इसके अंदर ये के शेल है बेटा, ये सपोज करें एल शेल है बेटा, ये के शेल है, ये एल शेल है बेटा, और ये एम शेल है इस तरह से बेटा, और ये बेटा इस तरह है, ये के शेल है, और ये आप सपोज करें बेटा कि एन शेल है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब आता है बेटा इस तरह से, ये सपोज करें बेटा के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें बेटा ये एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एम शेल के अंदर, एन शेल के अंदर। मोस्टली इलेक्ट्रॉन बेटा के और एल शेल के अंदर होते हैं। अगर किसी भी एटम के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऊपर वाले ऑर्बिट्स के अंदर भी होंगे, इसके अंदर जो टारगेट मेटल है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से आएगा बेटा, तो आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है? अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अगर बेटा के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्योंकि ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जब ये टारगेट मेटल के अंदर घुसता है
तो ये इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। सपोज हमने किया कि के शेल को, जरूरी नहीं के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, एल वाले को भी कर सकता है, एम वाले को भी कर सकता है, एन वाले को भी कर सकता है। हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया है, ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के करीब से गुजरा है जो के शेल में था, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। जब बाहर का इलेक्ट्रॉन हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन की शेल के इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरेगा, की शेल वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, वो अपने शेल से निकल जाएगा। अब की शेल अगर खाली हो गया तो एल शेल, एम शेल या एन शेल, उनके हायर ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट को फिल करने के लिए नीचे जंप करेंगे, इनर्शियल ट्रांजिशन होगी, और इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट के अंदर फॉल करेंगे वो रेज इमिट, वो जो रेज इमिट होते हैं उनको सॉफ्ट एक्सरेज का है, वो आपको पता है लाइन स्पेक्ट्रम बनता है इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से, जैसे हाइड्रोजन के एटम के अंदर होता है। तो बुनियादी रीजन मोस्ले ने दिया कि रीजन क्या होता है कि जब आप टारगेट मटेरियल के ऊपर हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करते हो, तो वो हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन जब अंदर घुसते हैं उस टारगेट मटेरियल के अंदर, तो टारगेट मटेरियल के अंदर घुसने की वजह से क्या होता है कि टारगेट मटेरियल के जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के मुख्तलिफ ऑर्बिट से वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन इनर्शियल ट्रांजिशन करवाते हैं, और जब इनर्शियल ट्रांजिशन होती है तो उसकी वजह से जो रेज निकलते हैं, वो रेज जो होते हैं उनको सॉफ्ट एक्सरेज कहा जाता है। सॉफ्ट एक्सरेज की वजह से जो ये स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, ये रीजन है कि ये जो लाइन एक्सरे के जो दो स्पेक्ट्रा साथ बनते कंटिन्यूस, तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम बनने का रीजन ये। अब क्या होता है, अगर एल से ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एल, एम या एन के इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं। तो अगर एल का इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो उसका जो रे होगा उसको के अल्फा कहा जाएगा। अगर के से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एल का इलेक्ट्रॉन के में आता है, तो जो रे निकलता है उसको के अल्फा कहा जाएगा। अगर एम का कोई आता है तो उसकी वजह से जो रे निकलता है उसको के बीटा कहा जाएगा। और इस तरह से अगर एन से कोई इस तरह से आता है तो उससे जो रे निकलेगा उसको गामा कहा जाएगा। सपोज करें के से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एल से इलेक्ट्रॉन आया के में, तो जाहिर है रे तो इमिट होगा ना, तो जो रे इमिट होगा उसकी लाइन को के अल्फा कहा जाएगा। अगर सपोज करें एल से नहीं आता है, एम से आता है, अगर एम से आता है तो उसका जो रे होगा जाहिर है वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा, क्योंकि अगर एल से के में आएगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम है, तो उसको के अल्फा कहा जाएगा। अगर के और एम से आएगा तो एम और के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा, उसको के बीटा कहा जाएगा। अगर और ऊपर से हायर ऑर्बिट से आता है तो के गामा होगा। तो ये बेटा इसलिए मोस्ले ने कहा कि के सीरीज बनती है। के सीरीज का मकसद है वो रे जो हायर ऑर्बिट से के के अंदर फॉल करने की वजह से जो रेज निकलते हैं, और इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, इनकी वेवलेंथ लेस देन 0.1 नैनोमीटर होती है। ठीक है, अब जो बेटा सपोज करें अगर के से नहीं निकलता, कहां से निकलता है, एल से निकलता है, तो बाकी हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन एल में फॉल करते हैं तो उनकी वजह से जो स्पेक्ट्रम की लाइन बनती है वो बनती है एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। अगर उससे भी हायर के अंदर ये प्रोसेस होता है तो फिर एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा इस तरह से होगा। बहरहाल मोस्टली के लाइंस बनती है, और कौन सी बनती है, एल लाइंस बनती है। तो आप कह सकते हैं कि मोस्ले ने 39 एलिमेंट्स को एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक जो 39 एलिमेंट्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को टारगेट मटेरियल के अंदर रख के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और वो इस नतीजे पे पहुंचा कि लाइन स्पेक्ट्रम तब्दील होता है। इसका मकसद है लाइन स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल पे करता है, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस मुख्तलिफ होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम बनने की वजह जो है वो इनर्शियल ट्रांजिशन होती है। बेटा बुक होगा आपके पास, ये खोल ले, मैं रीडिंग कर लेता हूँ इसकी। ठीक है, ये आपके पास है बेटा, पेज नंबर है 218।
288 है बेटा, 287 से बेटा। A characteristic X-ray spectra. We have mentioned that the spectrum of X-rays consists of continuous spectrum upon which is superimposed a line spectrum. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरे के अंदर एक साथ दो स्पेक्ट्रा बनते हैं, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा। The distribution of energy in the continuous spectrum. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में निकलने वाले रेज की एनर्जी depends only upon the potential difference, क्योंकि continuous spectrum की energy potential difference across the X-ray tube, while the line spectrum is the characteristic of target. line spectrum किस पे डिपेंड करता है? टारगेट मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। These are called characteristic spectra and were investigated by Mosley 1913 by making each element turn the target in an X-ray tube. 39 elements extending from aluminium to gold were examined in this way. ठीक है? The X-rays were analyzed by Bragg crystal spectrometer. जाहिर है एक्सरे का स्पेक्ट्रम WH ब्राग ने बनाया था और ब्राग ने ब्रेग क्रिस्टल इस्तेमाल किया था, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो आम तरह से डायफ्रैक्शन नहीं करता। एक्सरे का डायफ्रैक्शन क्रिस्टल से होता है, क्योंकि डायफ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि स्लिट की विड्थ बराबर होनी चाहिए वेवलेंथ के, और एक्सरे की वेवलेंथ इतनी छोटी है कि आम स्लिट हम नहीं बना सकते, इसलिए एक्सरे के लिए हम क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं, और वो जो क्रिस्टल इस्तेमाल करके एक्सरे का स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसको ब्रेग क्रिस्टल का जैसे कि WH ब्राग ने उसको इस्तेमाल किया था, और जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। मोस्ट एलिमेंट शो टू ग्रुप्स ऑफ लाइंस। ये जो ज्यादातर जो एलिमेंट्स थे उसमें दो ग्रुप लाइंस के बनते थे, कौन से? K और L। Most elements show two groups of lines, one generally less than 0.1 nanometer called the K series and another greater than 1 nanometer called the L series. Similar to the figure, the wavelengths of L series, बेटा ये मैंने चीजें लिख दी। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए बेटा। अब नीचे जो लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन है कि K में कितने रहते हैं, L में वो फार्मूले आपको पता है, वो कोई इतनी चीज डिफिकल्ट नहीं है। 289 पे आ जाए। When highly energetic incident electron knock an electron from K shell, कि अगर ये बाहर का इलेक्ट्रॉन किससे इलेक्ट्रॉन निकालता है? K shell से निकालता है। सपोज करते हैं K shell से निकालता है, occurs a vacancy in the K shell से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन खाली होगी जगह। This vacant space is filled. This vacant space in the K shell is filled by इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अगर के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो वेकेंट सीट कौन फिल करेगा? एल। और एल वाला अगर के में आएगा तो रे एमिट करेगा, जिसको के अल्फा कहा जाएगा। This vacant space in the K shell is filled by electron from L shell, giving up energy in the form of an X-ray. This radiation, which is characteristic of target, बेटा ये रेडिएशन टारगेट मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि टारगेट मटेरियल चेंज करोगे तो K और L के दरमियान एनर्जी डिफरेंस चेंज होगा और K अल्फा की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। This radiation, which is characteristic of target material, is labeled as K alpha line. The electron in the M shell that fills a vacancy in the K shell gives up energy in an X-ray called the K beta line. वो इलेक्ट्रॉन जो M से आके अगर K की वैकेंसी को फिल करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? K बीटा लाइन कहा जाएगा। These transition from the L, M, N and so on to the K shell give rise to a series of K alpha, K beta, K gamma and so on called the K series. K series तब बनती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन K से निकल जाए, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन K में आए, तो उससे जो ये रेज बनते हैं उसके जो स्पेक्ट्रम की लाइंस बनती है उनको K अल्फा बीटा गामा निकल जाता है, वो कहा जाता है बेटा। When incident electron dislodge electron from the L shell, सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन K से नहीं निकलता है, L से निकलता है। अगर L से निकलेगा तो हायर ऑर्बिट से जब L में आएंगे तो इसी तरह से L अल्फा, L बीटा, L गामा बनेगा, सेम प्रोसेस। ठीक है। These transition give rise the L series, the first line of which is L alpha. The nomenclature of these transitions is illustrated in figure book में दी हुई है बेटा।
अब इसके बाद कहा गया है कि ये के अल्फा जो लाइन है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो के अल्फा के अंदर भी दूसरी लाइन होती है। के अल्फा लाइन भी अकेली नहीं होती, के बीटा लाइन भी अकेली नहीं होती, के गामा लाइन भी अकेली नहीं होती। इसको अगर क्लोज इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो के अल्फा के अंदर भी दूसरी लाइन होगी, जिसको कहा जाएगा एक्सरे फाइन स्ट्रक्चर। और ये आपके बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है कि ये आपको पढ़ना आपके सिलेबस में नहीं है। कि जो होती है एक्सरे फाइन स्ट्रक्चर जो होती है आपके बुक से बियॉन्ड का आगे सीधी लाइन लिखी हुई है कि ये आपने नहीं पढ़ी। लेकिन ये जो के अल्फा के अंदर जो डिफरेंट लाइंस बनती है ना, ये डी ब्रो की हाइपोथेसिस की वजह से बनती है, क्योंकि के शेल जो होता है ना वो भी सर्कुलर नहीं होता, उसके अंदर भी एक स्पेस होता है। तो डिफरेंट पोजीशन से जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बन जाती है, जिसको जो है वो एक्सरे फाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये आपके पास नहीं है इसलिए इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। तो ये बेटा आप एक्सरे आपका खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह करेंगे लेजर।